हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 10th, ठीक है ना। और सब्जेक्ट जो है आपका वो है रीजनिंग पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा जो है 10वां प्रैक्टिस टेस्ट है। अभी तक हम लोग जो है 9 प्रैक्टिस टेस्ट जो है रीजनिंग के क्लियर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। और उसमें जो भी जिस टॉपिक से भी हमने क्वेश्चन लिया उसका हमने डिटेल सोल्यूशन समझा है। केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं हमने वहाँ पर किया, हम लोगों ने जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन लिया उस टॉपिक का डिटेल सोल्यूशन समझा, ताकि आपका टॉपिक भी तैयार हो जाए और आपका क्वेश्चन भी तैयार हो जाए। क्योंकि समय आपके पास कम है भाई। CUET का जो आपका जो है UG का पेपर है वो मई में है, ठीक है ना। अब आपके पास बहुत ही कम समय है, तो इस कम समय में आप अच्छे से तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भाई प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से हमारे क्वेश्चन भी तैयार होते जाएंगे और प्लस जो है हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता जाएगा। ताकि भाई जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं उसके अलावा अगर पूछ लिया जाए उस टॉपिक से कुछ और क्वेश्चन, तो आप उसको भी बहुत आसानी से कर पाए, चाहे कोई भी टॉपिक हो। और आपने अगर अभी मेरे जो है पिछले प्रैक्टिस टेस्ट देखे होंगे तो आपने देखा होगा हर एक टॉपिक का हम लोगों ने डिटेल सोल्यूशन किया है, ठीक है ना। तो इसीलिए कि टॉपिक भी तैयार हो प्लस आपका जो है क्वेश्चन भी तैयार हो जाए। केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं हम लोगों ने समझा कि जैसे भाई बहुत लोग हैं कि चलो ठीक है क्वेश्चन लिया, आंसर बता दिया, इसका ऐसा होगा। नहीं, मैं आपका जो है एकदम इस तरीके से तैयारी कराना चाहता हूं कि एक एक चीज आपकी क्लियर हो कि भाई अगर जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसके अलावा जो क्वेश्चन में पढ़ा उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको बहुत आसानी से कर पाए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज भी मैं आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं और आज भी हम जो है हमेशा की तरह अपने डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उस टॉपिक को पहले हम समझेंगे कि कैसे आप उस टॉपिक के क्वेश्चनों को कर सकते हैं, फिर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसका हम लोग आंसर भी समझेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि UG में जो आपका जो है जो पेपर होगा उसमें जो आपका सेक्शन 3rd होगा उसमें आएगी आपके 3 सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग और आपका जनरल नॉलेज, ठीक है ना। जो आपका जो है जिसमें 25-25 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट से होंगे, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन करने होंगे। भाई 25 टोटल कितना होगा? 75 आपको करने हैं 60 क्वेश्चन 60 मिनट में। 15 क्वेश्चन आप लेफ्ट कर सकते हैं। अब वो आपको सोचना है कि किससे लेफ्ट करना है, ठीक है ना। तो अब मैं आपकी जिस प्रकार से तैयारी करा रहा हूं तो आप रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन लेफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास भी बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का जो है पहला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रैक्टिस टेस्ट 10th का पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आएंगे। तो हम लोगों ने जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट किए उसको 2 पार्टों में डिवाइड करके किया है, ताकि आपको जो है बहुत टाइम तक जो है ये ना लगे कि हाँ भाई एक प्रैक्टिस टेस्ट 2 से 2.5 घंटे का हो गया, ठीक है ना। है वो 2 से 2.5 घंटे, लेकिन उसको पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में 10 to 12 क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में आपके 10 to 12 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो टोटल का टोटल जो है आपका 25 क्वेश्चन का पूरा एक सेट रहेगा, जिससे आपके दिमाग में भी ये चीज रहे कि हाँ मुझे 25 क्वेश्चन करने हैं। और हर टॉपिक से मैंने क्वेश्चन लिए ताकि आपके टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होते चले। तो देखिए भी आज का जो क्वेश्चन है पहला, वो कह रहा है आपसे कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द 3rd नंबर is the same way as the second number is related to the first number and the 6th number is related to the 5th number।
उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, ठीक है ना, ताकि ना इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम हो ना हिंदी वालों को प्रॉब्लम हो, दोनों मीडियम में मिलने वाला है, ठीक है ना। जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट मैंने कराए हैं सब में मैंने यही कॉन्सेप्ट रखा भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्लियर है। अब देखो यहां पर देखो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है किस टॉपिक से, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका एनालॉजी से, ठीक है ना। किससे पूछा गया है? एनालॉजी से पूछा गया है, ठीक है। एनालॉजी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, एनालॉजी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में सादृश्यता परीक्षण, एनालॉजी टेस्ट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपका 72 रिलेटेड टू 108, उसी प्रकार से 84 रिलेटेड टू व्हाट, जिस प्रकार से 102 रिलेटेड टू 153। अब देखो यहां पर दिया गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आएगा, आपको ये बताना है। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है। क्वेश्चन देखो आपको यही कह रहा है कि जिस प्रकार से सेकेंड नंबर फर्स्ट से रिलेटेड है उसी प्रकार सिक्स नंबर फिफ्थ से रिलेटेड है, तो आपको बताना है कि फोर्थ नंबर थर्ड से किस प्रकार से रिलेटेड होगा। तो एनालॉजी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी आपका यहां पे एक पैटर्न फॉलो होगा, जो भी यहां पे रूल लगेगा, जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा, वो आपका तीनों में सेम लगेगा, ठीक है ना। जिस कॉन्सेप्ट का हम प्रयोग 72 और 108 में करेंगे वही कॉन्सेप्ट 84 और यहां पर लगेगा, वही कॉन्सेप्ट सेम 102 और 153 में लगेगा। अब यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर जो है 72 और 108 के रिलेशन के बीच की बात करूं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे कि भाई अगर 72 की हम बात करें तो 72 12 की टेबल में आता है, 108 भी 12 की टेबल में आता है। देखो भाई अगर मैं 72 लेके आऊं तो 12 6 जा कितना हो जाएगा 72। उसी प्रकार से अगर मैं कहूं तो 12 9 जा कितना हो जाएगा 108। 6 और 9 दोनों तरफ भाई मल्टीप्लाई हुआ। इसी प्रकार से अगर मैं देखूं 102 और 153 का रिलेशन, अगर मैं देखूं कि 102 और 153 का रिलेशन कितना है, तो आपने कहा ये दोनों 17 के टेबल में आते हैं। 17 6 जा 102 और 17 9 जा 153 होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। देखो ये दोनों नंबर यहां भी सेम है, यहां भी 6 9 का मल्टीप्लाई हुआ, यहां भी 6 और 9 का मल्टीप्लाई हुआ। तो आप जरा सोचिए कि 84 किसकी टेबल में आता है, तो आपने कहा भाई 84 12 की टेबल में भी आता है 84, और 84 14 के टेबल में भी आता है। जैसे अगर 12 की टेबल में आए तो 12 7 जा 84 होता है, लेकिन हमें तो यहां 6 जा चाहिए। तो आपने कहा कि अगर भाई देखो इसलिए 6 जा चाहिए क्योंकि यहां भी 6 का मल्टीप्लाई, इधर 9 का, देखो यहां भी 6 का, इधर भी 9 का। तो अगर मैं 84 की बात करूं तो 84 आपका 14 के टेबल में आता है, 14 6 जा होता है 84। तो अगर मैं इधर की बात करूं कितना हो जाएगा आपका, इधर 14 9 जा करना है, 14 9 जा कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 14 9 जा हो जाएगा 126, 14 9 जा हो जाएगा 126। तो 14 9 जा हो जाएगा 126। तो वो देखो 126 आपका ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो जो लॉजिक आप लगाते हैं इसमें वो आपका दोनों तरफ सेम होना चाहिए। दोनों तरफ सेम का मतलब ये है कि देखो जो 72 108 में लगा वही सेम 84 और यहां पर लगा, वही सेम यहां पर भी लगा, ठीक है ना। तो यहां पर एनालॉजी ये कहती है कि भाई दोनों तरफ के जो पलड़े हैं तराजू के वो बराबर होने चाहिए, किधर भी भेदभाव की कोई भी गुंजाइश यहां पर नहीं है। तो यहां पर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा। तो 84 का रिलेशन कैसे हो जाएगा 126 से, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं भाई। अगला सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये सेकंड क्वेश्चन आपका जो है ये लिया गया है किस टॉपिक से, ये है आपका लॉजिकल वेन डायग्राम से, तार्किक वेन आरेख।
जिसमें जो है हम लोग किसके माध्यम से, सेट्स के माध्यम से वर्ड्स के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहां पर देखिए दिया गया है कि आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस। उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। अब तीन आपके यहां पे दिए गए हैं वर्ड, पहला है प्लेनेट, अर्थ और वीनस, अर्थात ग्रह, पृथ्वी और शुक्र। अब आपको सोचना है कि इनके बीच क्या रिलेशन है, ठीक है ना, और फिर सेट्स के माध्यम से इसमें से कौन सा उनके बीच के रिलेशन को सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है उसकी हम चर्चा करते हैं। जैसे पहले की अगर हम बात करें तो आपने कहा भाई प्लेनेट के अंतर्गत आपका वीनस भी आएगा, प्लेनेट के अंतर्गत आपका अर्थ भी आएगा, क्योंकि दोनों ग्रह हैं, लेकिन दोनों में कोई रिलेशन है क्या भाई, दोनों में कोई रिलेशन है क्या। जैसे एक बात समझो, रिलेशन को हम सेट के माध्यम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं रिलेशन की, और मैंने आपसे दो ग्रुप की बात की, एक मेल और एक फीमेल, और मैंने कहा इनको सेट के माध्यम से आप रिप्रेजेंट करिए। मैंने कहा एक वर्ग है मेल और दूसरा है फीमेल, इनको सेट्स के माध्यम से आप रिप्रेजेंट करिए। तो आपने कहा भाई मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं, दोनों अलग अलग वर्ग हैं, ठीक है ना, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। अब जैसे मैंने कह दिया एक मैं एग्जांपल से आपको और अच्छे समझाता हूं। जैसे मैंने कह दिया, मैंने ले लिया मदर फीमेल और एक मैंने ले लिया मेल, अब एक चीज जरा समझो भाई, यहां पे तीन वर्ड दिए गए हैं तो तीन आपके जो है सेट भी आएंगे। अब यहां पर देखो मदर है, फीमेल है और मेल है, तो आपको पता है कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, लेकिन जो माँ है, माँ का जो वर्ग है, ग्रुप है, वो सारा का सारा फीमेल के अंतर्गत आएगा। भाई जितनी माएँ हैं सब फीमेल हैं, ठीक है ना, क्योंकि फीमेल कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं है, वो तो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यही प्लेनेट की अगर हम बात करें, प्लेनेट में कोई पर्टिकुलर नहीं, वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो वे प्लेनेट के अंतर्गत आपका वीनस भी है, प्लेनेट के अंतर्गत आपका अर्थ भी है, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। किसमें? आपका वीनस में और आपका जो है अर्थ में, दोनों अलग अलग प्लेनेट हैं। जिस प्रकार से देखो, अगर हम यहां पर बात करें इसके रिप्रेजेंटेशन की, तो आपने कहा कि देखो ये हो गया फीमेल, ये हो गया मदर, ये हो गया मदर और ये हो गया फीमेल, और मेल आपका अलग से बनेगा, ये हो गया मेल। क्योंकि इनका इनसे कोई रिलेशन, सारी माएँ जो है, जितनी भी माएँ हैं सब जो है फीमेल हैं, लेकिन मेल का इनसे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे हम यहां पर बात करें तो अब पहला होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ठीक है प्लेनेट बाहर वाला सर्कल हो गया, ठीक है ना, प्लेनेट के अंदर इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है ना, इसलिए तो आंसर नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। अगर हम इसको प्लेनेट मानते तो ये अर्थ हो गया, तो ये कुछ शुक्र थोड़ा ना होंगे प्लेनेट, कुछ वीनस थोड़ा ना होंगे, क्योंकि ये किसको दर्शाता है? ये सम को दर्शाता है, ये ऑल को दर्शाता है। अगर हम यहां पर बात करें तो ये भी आंसर नहीं होगा। भाई बाहर वाला प्लेनेट है, ये अर्थ, ये प्लेनेट मान लो, ये अर्थ मान लो, तो ये वीनस थोड़ा ना होगा, ठीक है ना। ये भी ऑल को दर्शाता है कि सभी प्लेनेट, सभी अर्थ प्लेनेट हैं, ठीक है ना, और सभी शुक्र अर्थ हैं, ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना। तो ये भी सही आंसर कौन सा होगा? डी। देखो ये हो गया आपका प्लेनेट, ये सर्कल हो गया आपका कौन सा? प्लेनेट का, ये सर्कल हो गया आपका प्लेनेट का, और ये आपका सर्कल हो गया अर्थ का, ये सर्कल हो गया आपका अर्थ का, और ये सर्कल हो गया आपका वीनस का, ये सर्कल हो गया आपका वीनस का, ठीक है ना। तो प्लेनेट के अंतर्गत आपका जो है शुक्र और पृथ्वी दोनों अलग अलग ग्रह हैं। क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी आपका सही आंसर होगा। डी में जो डायग्राम दिया गया उनके बीच के रिलेशन को सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है दिया गया है लॉजिकल वेन आरेख से, ठीक है ना। किससे दिया गया है? लॉजिकल वेन डायग्राम से, तार्किक वेन आरेख। अब इसमें देखो क्या है,
पिछले वाले क्वेश्चन में आपको वर्ड दिए गए थे जिनमें आपको सेट्स के माध्यम से एक उनके बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करना था। ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, ये भी लॉजिकल वेन डायग्राम से ही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसमें आपको एक डायग्राम दिया गया है पहले से बना हुआ, कुछ नंबर्स उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते हैं कौन सा डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और ऐसा ही क्वेश्चन जिस प्रकार से यहां पर है, अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी आएगा। ये डायग्राम पहले से बना होगा यहां। अब ये नंबर को जरा समझते हैं कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में आपको पूरी डिटेल जानकारी दी गई है कि जो है ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, पेंटागन किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि इन द गिवन वेन डायग्राम द ट्रायंगल रिप्रेजेंट स्टूडेंट प्लेइंग टेबल टेनिस, ओके, द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट स्टूडेंट प्लेइंग बैडमिंटन, द सर्कल रिप्रेजेंट, ठीक है, इसको अंडरलाइन करते जाइए, द ट्रायंगल रिप्रेजेंट स्टूडेंट प्लेइंग टेबल टेनिस, ओके, एंड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट स्टूडेंट प्लेइंग बैडमिंटन, ओके। नेक्स्ट है आपका कि द सर्कल रिप्रेजेंट फीमेल स्टूडेंट एंड द पेंटागन रिप्रेजेंट स्टूडेंट प्लेइंग फुटबॉल, ओके। सर्कल रिप्रेजेंट फीमेल स्टूडेंट एंड द पेंटागन रिप्रेजेंट द स्टूडेंट प्लेइंग फुटबॉल। फिर आगे क्या, द नंबर गिवन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन इन दैट पर्टिकुलर एरिया। क्लियर। दिए गए वेन आरेख में त्रिभुज टेबल टेनिस खेलने वाले, त्रिभुज जो है टेबल टेनिस खेलने वाले छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है, आयत बैडमिंटन खेलने वाले छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त जो है महिला छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है, और जो पेंटागन है वो फुटबॉल खेलने वालों का प्रतिनिधित्व करता है। तो और आरेख में जो संख्याएं हैं वो विशेष जो है श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट प्ले बोथ टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन, कितनी महिला विद्यार्थी टेबल टेनिस और बैडमिंटन दोनों खेलती हैं। आपको बताना है ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम क्या है कि जो डायग्राम जिसको रिप्रेजेंट करता है उसको पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे देखो सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल स्टूडेंट को, तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि जो ये सर्कल है, सर्कल जो है रिप्रेजेंट करता है किसको, सर्कल रिप्रेजेंट करेगा फीमेल स्टूडेंट को, ठीक है ना। सर्कल रिप्रेजेंट करेगा फीमेल स्टूडेंट को, फीमेल स्टूडेंट को ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ये फीमेल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। फिर देखो आपका रेक्टेंगल उन स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है जो आपके बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है ना, तो ये रिप्रेजेंट करता है प्लेइंग बैडमिंटन, ठीक है ना, स्टूडेंट प्लेइंग बैडमिंटन, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रायंगल की और पेंटागन की, तो ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है जो है, देखिए ट्रायंगल का क्या दिया गया है, ट्रायंगल रिप्रेजेंट स्टूडेंट प्लेइंग टेबल टेनिस, तो जो ट्रायंगल है वो टेबल टेनिस खेलने वालों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपने कहा कि ये रिप्रेजेंट करता है टेबल टेनिस खेलने वालों को। किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपने कहा ये रिप्रेजेंट करता है टेबल टेनिस खेलने वाले स्टूडेंट को, ठीक है ना। और पेंटागन रिप्रेजेंट करता है किसको, प्लेइंग फुटबॉल, ये रिप्रेजेंट करता है जो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट करता है जो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये तो हमने सब कुछ लिख लिया। अब देखो जरा इसको पहले समझ लो कैसे करना है। जैसे यहां पर देख रहे हैं आप, यहां पे आपका 12 लिखा है, यहाँ 24, यहाँ 3, 11,
हर एक जो है एरिया में कोई ना कोई आपके नंबर लिखे गए हैं। इसको जरा हम एक बार समझ लेते हैं। जैसे मान लो अगर मैं 24 की बात करूं तो 24 केवल फीमेल स्टूडेंट हैं। क्योंकि आप देख रहे हो कि सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कल रिप्रेजेंट करता है फीमेल स्टूडेंट को। लेकिन जहां पर 24 लिखा है उसमें कोई भी अदर डायग्राम आपका जो है कहीं भी उसको टच नहीं कर रहा। देखो रेक्टेंगल भी है, ट्रायंगल और आपका पिंड, कहीं कोई उसको टच नहीं कर रहा। इसलिए 24 ऐसे फीमेल स्टूडेंट हैं जो किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है ना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहूं कि ऐसे कितनी फीमेल स्टूडेंट हैं जो किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करती, तो आपका आंसर हो जाएगा 24। अब यहीं पर अगर मैं 22 की बात करूं तो ये ऐसे फीमेल स्टूडेंट हैं जो आपके बैडमिंटन खेलती हैं। ये ऐसी 22 ऐसी फीमेल स्टूडेंट हैं जो बैडमिंटन खेलती हैं। वो ना तो टेबल टेनिस खेलती ना तो फुटबॉल खेलती। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 ऐसी फीमेल स्टूडेंट हैं जो टेबल टेनिस खेलती हैं। वो ना तो टेबल टेनिस खेलती हैं, वो ना तो बैडमिंटन खेलती ना तो फुटबॉल खेलती। इसी प्रकार से 7 देखो जहां पे 7 लिखा है, 7 ऐसे फीमेल स्टूडेंट हैं। ठीक है ना। 7 ऐसे फीमेल स्टूडेंट हैं जो देखो बैडमिंटन भी खेलती हैं, जो टेबल टेनिस भी खेलती हैं, और फीमेल स्टूडेंट तो है ही, लेकिन वो फुटबॉल नहीं खेलती। तो जो जहां पर आपका कॉमन होगा, जैसे यहां पर देखो अगर मैं बात करूं तो 12, अब 12 में क्या ये सर्कल कहीं भी कॉमन है क्या? तो भाई जब ये फीमेल स्टूडेंट नहीं तो बॉयज स्टूडेंट होंगे। अगर मैं आपसे कहूं 12 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो 12 रिप्रेजेंट करता है ऐसे बॉयज स्टूडेंट को, ठीक है ना, जो आपके जो है क्या खेलते हैं, जो यहां पर टेबल टेनिस और क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। 6 जो है ऐसे बॉयज स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है जो केवल टेबल टेनिस खेलते हैं। तो ये सारी चीजें समझ में आई। हर एक नंबर एक पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। सर्कल के अंदर के जितने लोग आएंगे सभी फीमेल स्टूडेंट हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं भी बॉयज स्टूडेंट की बात आ जाए तो आप ये मत सोचिए सर क्वेश्चन तो कहीं दिया ही नहीं गया बॉयज स्टूडेंट, तो आपने कैसे उसमें पूछ लिया गया। वो इसलिए पूछ लिया गया कि भाई ये तो केवल फीमेल स्टूडेंट है, बाकी जो इधर है ना ये आपके बॉयज स्टूडेंट होंगे। ठीक है ना। तो इसलिए अगर मैं बॉयज स्टूडेंट का नाम ले लूं तो आप उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि सर यहां तो कहीं दिए ही नहीं गया बॉयज स्टूडेंट के बारे में। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है बिल्कुल कि ऐसे कितने बॉयज स्टूडेंट हैं जो आपके टेबल टेनिस खेलते हैं। ठीक है ना। तो आप कहेंगे 6 हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको करना। अब जैसे यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट प्ले बोथ टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन। अब जरा एक चीज देखना, फीमेल स्टूडेंट की बात कर रहा है जो टेबल टेनिस और बैडमिंटन खेलती हैं। तो आपने कहा ये है, देखो ये है आपका जो है फीमेल स्टूडेंट, ये जो सर्कल रिप्रेजेंट करता है टेबल टेनिस और बैडमिंटन खेलने वाले। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, देखो 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7। देखो ये 7 जहां पे लिखा है, 7 आपका जो है फीमेल स्टूडेंट में भी कॉमन है, बैडमिंटन में भी कॉमन है, टेबल टेनिस में भी कॉमन है। तो यहां पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। यहां पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। तो बहुत आसान होते हैं डायग्राम वाले, जैसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है आपके लॉजिकल वेन डायग्राम में, और उनको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 4th नंबर क्वेश्चन है अपना। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज ए फैमिली ऑफ 5 members K, L, M, N and O. Among them there is one married couple. O is unmarried and is the brother of K. N is the sister of O. M is the only married female and the mother of M. L and O are the only males in the group. Who is the father of K? ठीक है। 5 सदस्यों का एक परिवार है। 5 सदस्य कौन कौन से हैं, K, L, M, N और O। ठीक है। इनमें से एक विवाहित जोड़ा है, O अविवाहित है और K का भाई है, N O की बहन है। ठीक है। M एकमात्र विवाहित महिला है और N की मां है। L और O समूह में एकमात्र पुरुष है। तो आपको बताना है कि K का पिता कौन है।
अब देखिए ये एक छोटी सी पजल आपसे पूछी गई है ब्लड रिलेशन से। किससे पूछी गई है? ब्लड रिलेशन से एक छोटी सी पजल पूछी गई है। तो जैसे ही बात ब्लड रिलेशन की आती है, सबसे पहले बात होती है जेंडर की, और जैसे ही बात जेंडर की होती है तो आपको पता है कि भाई इस दुनिया में दो ही जेंडर होते हैं जिनके बीच रिलेशन होता है, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है ना। तो अगर आपको सबसे पहले यहां पे अगर मैं बात बताऊं तो जेंडर की अगर हम बात करें और आपको क्लियर है कि वो व्यक्ति मेल है तो उसके ऊपर आप प्लस का सिंबल लगा दीजिए। अगर आपको ये क्लियर है कि वो व्यक्ति फीमेल है तो उसके ऊपर आप माइनस का सिंबल लगा दीजिए। हम अपने लिए लगाते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं आप देखेंगे तो सर्कल और ट्रायंगल भी बना होता है, तो ये हम अपने लिए लगाते हैं, अपने कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए कि हम कंफ्यूज ना हो जाएं। जब हम पूरा डायग्राम बना के तैयार करें बाद में बताइए ये कौन है यार, ये महिला है कि पुरुष है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम मेल के लिए प्लस लगाते हैं, फीमेल के लिए माइनस लगाते हैं। फिर हम डायग्राम बनाते समय जनरेशन की बात जब करते हैं तो जनरेशन में देखो एक होता है इक्वल जनरेशन और एक होता है जनरेशन गैप। इक्वल जनरेशन का क्या मतलब है? जैसे मैं हूं, मेरा भाई है, मेरी बहन है, चाहे मुझसे छोटे हों चाहे मेरे बराबर के हों, ठीक है ना, चाहे मुझसे छोटे हों चाहे मुझसे बड़े हों चाहे मेरे बराबर को, सब मेरे बराबर बैठेंगे, ठीक है ना। अब जनरेशन गैप की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पिता की बात है तो मुझसे एक जनरेशन ऊपर है, मेरे ग्रैंडफादर की बात हो तो मुझसे 2 जनरेशन ऊपर है, क्योंकि मेरे वो पिता के भी पिता हैं, ठीक है ना। मेरे नीस या नेफ्यू की बात हो जाए, मेरे सन की बात हो जाए तो मुझसे एक जनरेशन नीचे है। क्लियर है? तो यहां पे जब आप जनरेशन की बात करते हैं, जब आप जनरेशन अर्थात पीढ़ी, ठीक है ना, बात करते हैं तो इक्वल जनरेशन की जब बात होती है, इक्वल जनरेशन की जब बात होती है तो इसको हम जो है हॉरिजेंटल लाइन से दर्शाते हैं, और जब जनरेशन गैप की बात आती है तो इसको जो है हॉरिजेंटल लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। क्लियर है? और एक चीज, जब तक व्यक्ति का जेंडर क्लियर ना हो तब तक उसके ऊपर कोई भी सिंबल नहीं लगाते, ना प्लस ना माइनस, ठीक है। और ब्लड रिलेशन में एक आपका रिलेशन होता है पति पत्नी का रिलेशन, अर्थात P² का रिलेशन, जिसमें यदि किसी एक व्यक्ति का जेंडर क्लियर है तो दूसरे का अपने आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। केवल ब्लड रिलेशन में इस रिलेशन को छोड़ दें तो कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है जिसमें यदि किसी एक का जेंडर क्लियर हो तो दूसरे का अपने आप क्लियर कर दें। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। अगर मैं कह दूं कि A इज हस्बैंड ऑफ B, अब देखो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को हम डबल लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। A इज हस्बैंड ऑफ B, तो तुरंत आप कहेंगे B इज वाइफ ऑफ A। अब इसमें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहीं पे कहता कि A इज सिस्टर ऑफ B, अगर मैं इसी को ऐसे कहता कि A इज सिस्टर ऑफ B, तो आप कहते कि B A का कौन है, सिस्टर है कि ब्रदर है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए पति पत्नी का ऐसा रिलेशन होता है यदि किसी एक का जेंडर क्लियर है तो दूसरे का अपने आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी कोई भी ऐसा रिलेशन ब्लड रिलेशन में नहीं होता। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, कितने लोग हैं इस फैमिली में? 5 मेंबर हैं। कौन कौन? आपने कहा K है, एक L है, एक M है, एक N है और एक O है। इसके अलावा कोई और है? नहीं है। जो बातें हो रही इन्हीं के लिए हो रही, इन्हीं 5 सदस्यों के बारे में। अब देखो कह रहा है कि इनमें एक मैरिड कपल है, अर्थात एक पति पत्नी का जोड़ा है, ठीक है। O अविवाहित है, O इज अनमैरिड एंड इज द ब्रदर ऑफ K। तो देखो भैया हमने यहां पर बना दिया O, ब्रदर ऑफ K तो हमने लगा दिया प्लस, यहां पर देखो इक्वल जनरेशन तो यहां पे हमने बना दिया K के ऊपर हमने न लगाया अभी प्लस न लगाया माइनस, क्योंकि ये दिया गया है कि O इज द ब्रदर ऑफ K के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि वह उसका भाई है कि वह उसकी बहन है। क्लियर? अब जरा आगे देखो क्या कह रहे हैं कि अब और हाँ एक बात और ध्यान रखें, O अनमैरिड है, O की शादी नहीं हुई। अब आगे क्या कह रहा है कि N इज द सिस्टर ऑफ O। अच्छी बात है भाई, N इज द सिस्टर ऑफ O। तो जब N जो है O की बहन है तो N K की भी बहन होगी, ठीक है ना। N जो है N इज द सिस्टर ऑफ K, ठीक है ना। ये तीनों आपस में भाई बहन है। आगे क्या कह रहा है कि M इज द ओनली मैरिड फीमेल। देखो अब बात समझना, M इज द, अब यहाँ पे ओनली वर्ड लग गया, M इज द ओनली मैरिड फीमेल,
मतलब ये जो फैमिली उसमें केवल एम ही विवाहित महिला है, ठीक है ना। एंड द मदर ऑफ एन, अब देखो एक चीज, एम जो है वह एन की माँ है, तो जब एम एन की माँ है तब इसको एक जनरेशन ऊपर बैठाएंगे क्योंकि भाई ये जनरेशन में ऊपर है इनसे, ठीक है ना। तो एम जो है एन की जब माँ है तो एम ओ की भी माँ है और एम के की भी माँ है, ठीक है ना। यह इन तीनों की क्या है, मदर है, ठीक है ना। यह इन तीनों की मदर है अर्थात माँ है। अब देखो क्या कह रहा है, ठीक है। एल एंड ओ आर द ओनली मेल्स इन द ग्रुप, ठीक है ना। एल और ओ केवल दो ही पुरुष हैं इस ग्रुप में। देखो एल एंड ओ आर द ओनली वर्ड लग गया ना, ओनली मेल्स इन द ग्रुप। एल और ओ समूह में एकमात्र पुरुष है, इसका दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। तो भाई देखो ओ के ऊपर तो प्लस लगा ही लगा है, अब एक पुरुष और है एल। तो आपने कहा कि अब एल बच गया भाई, अब ये तो तीनों इनकी संतानें हैं, तो एम जो है, एम के जो पति हैं वो कौन है, एल, और एल क्या है, पुरुष। तो यहां पे देखो जब एल और ओ ही केवल पुरुष है तो ये क्या हो जाएगी, महिला। अब हमने के ऊपर लगा दिया माइनस, क्यों, क्योंकि भाई जब दो ही पुरुष हैं इस पूरे फैमिली में, एक यल और एक आपका ओ, तो बाकी ये तीनों क्या होंगी, फीमेल होंगी। तो इन दोनों का तो जेंडर हमें क्लियर था, के का भी क्लियर हो गया कि ये भी फीमेल है, ठीक है ना। और एल एम के पति हैं, तो एल जो है एल एन के, एल ओ के और एल जो है के क्या है, फादर है। इन तीनों के ये फादर हैं और ये दोनों आपस में जो है पति पत्नी है, कौन कौन, यम और एल। क्लियर। अब जरा आते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो कह रहा है कि हु इज द फादर आपके, तो आंसर हो जाएगा आपका एल। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा कि के फादर कौन है, आपके एल है। तो बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन, ठीक है ना। बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत होती है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कुछ इस प्रकार से, क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका सीरीज से पूछा गया है, अल्फाबेटिकल सीरीज से। क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर देन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। अब यहां पर देखिए आपको एक सीरीज दी गई है, कुछ उसमें आपके कैपिटल लेटर्स हैं, कुछ स्मॉल लेटर हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है सीरीज को सॉल्व करना है। पहले हम दिया है AYD, फिर दिया गया FTI, फिर दिया गया KON, फिर दिया गया है PJS, फिर क्वेश्चन मार्क है। अब आपको ABCD में कौन सा सही आंसर ही आपको बताना है। तो देखो जैसे ही बात अल्फाबेट की आती है तो A to Z की हम बात करते हैं, और जैसे ही बात A to Z की होती है हम बात करते हैं 1 to 26 की, ठीक है ना। अब जैसे 1 to 26 की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले A आता है, ठीक है ना। अब सर ये 1 to 26 क्या है, 1 to 26 है अल्फाबेट के कोड। जैसे अगर हम बात करें अल्फाबेट की तो A से स्टार्टिंग होती है, A, अब A से स्टार्टिंग हुई तो A पहले नंबर पे आया, फिर Z लास्ट में है तो Z का लास्ट नंबर आएगा तो Z 26 पे आएगा, क्योंकि टोटल आपके अल्फाबेट होते हैं 26, ठीक है ना। और स्टार्टिंग कहां से होती है, A से। तो अब आपको क्या करना है कि अल्फाबेट की जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है वो अल्फाबेट के कोड के माध्यम से सॉल्व करना है, जिससे आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखो कैसे, पहले हम कोड को एक बार डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि A, तो A कितना हो जाएगा 1, B कितना हो जाएगा आपका 2, C कितना हो जाएगा आपका 3, D कितना हो जाएगा 4, E कितना हो जाएगा आपका 5, ओके। फिर इसके बाद D कितना हो जाएगा, F कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 6, F के बाद G कितना हो जाएगा आपका 7, H 8, I 9, J 10 एंड K आपका 11, ओके। L हो जाएगा आपका 12, M हो जाएगा आपका 13, N हो जाएगा आपका 14, O हो जाएगा आपका 15, P हो जाएगा आपका 16, Q हो जाएगा आपका 17, ठीक है ना। और R हो जाएगा आपका 18 और S हो जाएगा आपका 19, T आपका हो जाएगा 20, U हो जाएगा आपका 21, V हो जाएगा आपका 22 एंड W हो जाएगा आपका 23, X हो जाएगा आपका 24, Y हो जाएगा आपका 25
एंड जेड हो जाएगा आपका 26। ओके, तो ये सारे के सारे आपके अल्फाबेट हैं, ये उनके कोड हैं, ये आपको लर्न करने हैं। तो क्या सर रट्टा मारे? क्या रट्टा नहीं मारना, आप 1 से 2 बार पढ़ो, अपने आप सारे याद हो जाएंगे सारे। भाई अल्फाबेट तो आपको आता ही आता है, आपको अब ये रैंडम भी याद करने हैं, ठीक है ना। A to Z सर लिख लेंगे एग्जाम टाइम, लिख तो लेंगे, लेकिन अगर वहां पर दूसरे पेज में लिखा और वो पेज कहीं खो गया तो फिर से लिखने की दिक्कत, पहली बात तो ये। और अगर दूसरे पेज में लिखा तो बार बार पेज को पलटा के देखने की समस्या। इससे अच्छा कि अगर उसको 3 से 4 बार आप पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। और अल्फाबेट अगर आपने याद कर लिया, अल्फाबेट के कोड आपको तैयार हैं, तो आप ये मान के चलो कि 80% तक रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जहां अल्फाबेट की बात आती है, और जब भी अल्फाबेट की बात आएगी आप उसके कोड्स के माध्यम से सॉल्व करो, देखो बहुत आसानी से आप जो है क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अगर हम आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये तो अल्फाबेट के कोड की बात हो गई, ठीक है ना। इनको रैंडम भी याद रखना है, M13, N14, O15, ठीक है ना। अगर कोई पूछता Q17, U21, Z26, G7, O आपका 15, K11, H8, I कितना हो जाएगा 9, S कितना हो जाएगा 19, T कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना। फार्मूले भी होते हैं, आपका एक इजोटी होता है, एक सिप्लोरॉक्स होता है, लेकिन मेरा मानना है कि आप फार्मूले के चक्कर में ना पढ़ें, आप डायरेक्ट इसको याद करें, ठीक है। दिन में 1 से 2 बार पढ़ें, एक बार मेरे साथ, एक बार खुद से, अपने आप सारे याद हो जाएंगे। अब जरा आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो ये सीरीज है, सीरीज में एक पैटर्न लागू होता है, पैटर्न आपको सबसे पहले ढूंढना है, ठीक है ना। जो पैटर्न लागू होगा, पैटर्न मतलब ये कि मुझे ये, जैसे ही आप समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पे ये पैटर्न लागू है, आपको मैं भी ना बताऊंगा क्या आएगा, आप खुद अपने आप बताएंगे हाँ यहाँ पर ये आएगा। देखो कैसे, जैसे आप सबसे पहले ए दिया है, दिया है ए के बाद फिर क्या दिया आपने, कहा एफ दिया है, एफ के बाद देखो इसका रिलेशन मैं इससे देख रहा हूं, इसका इससे, इसका इससे, इस प्रकार से यहां पे आएगा। तो एफ के बाद देखो यहां पे क्या आएगा आपका, के आएगा, के के बाद फिर क्या यहां पर दिया है आपका, पी दिया गया है, और पी के बाद यहां पे आपको बताना है। तो जरा देखना, के का, ए का कोड कितना है 1, एफ का 6, के का 11, पी 16। अब एक चीज जरा देखो, आप अल्फाबेट को भूल जाओ, आप केवल नंबर की बात करें। नंबर की जब बात करेंगे तो आप मुझे बताओ कि 1 से 6 कैसे आएगा। आपने कहा 1 में प्लस का 5 कर दीजिए, 6 से 11 कैसे आएगा, प्लस का 5 कर दीजिए, 11 से 16 कैसे आएगा, प्लस का 5 कर दीजिए, तो 16 में प्लस का 5 कर दीजिए, 21 आ जाएगा, और 21 होता है यू का कोड। अब देखो यहाँ पे स्मॉल आएगा ना, यहाँ पे स्मॉल यू आएगा, आपने कहा बिल्कुल स्मॉल यू आएगा, तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया, पहला तो देखते ही हमने गलत कर दिया। अब जरा सेकंड पे आते हैं, अब जरा हम सेकंड की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखो y दिया गया है, y के बाद फिर क्या दिया गया आपका, t दिया गया है, t के बाद फिर क्या दिया गया है आपका, इधर o दिया गया है, o के बाद आपका j दिया गया है, j के बाद आपसे पूछा गया यहाँ पे क्या आएगा। इनके जरा कोड लिख लेते हैं, देखो जरा, y का 25, t का 20, o 15, j 10। अब जैसे ही आपने कोड लिखा, सारी की सारी गणित आपको समझ में आ गई कि सर यहाँ पे क्या है, माइनस का 5, यहां भी माइनस का 5, यहां भी माइनस का 5, तो यहां भी जब माइनस का 5 करेंगे तो यहां कैपिटल में ई आएगा, क्योंकि 10 में से 5 गए तो 5 बचता है, 5 होता है ई का कोड। इसी प्रकार से लास्ट में देख लो, लास्ट जो दिया गया वो आपका डी है, वो आपका डी है, फिर देखो यहाँ पे आई है, फिर आई के बाद फिर क्या है आपका, फिर आपका एन है, एन के बाद फिर आपका एस है, फिर आपको बताना यहाँ पे क्या आएगा। देखो जरा, तो आपने कहा डी का कोड 4, आई का 9, एन 14, एस 19। तो आपने कहा यहां देखो प्लस का 5, यहां प्लस का 5, यहां प्लस का 5, तो आगे भी प्लस का 5 होगा, तो यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका स्मॉल x आएगा। अब अगर आगे होता तो क्या होता, फिर से माइनस का 5, देखो प्लस का 5, माइनस का 5, प्लस का 5, आगे हो तो क्या होता, माइनस का 5। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, UEX होगा, आंसर क्या होगा आपका, U कैपिटल E स्मॉल x, ये होगा आपका आंसर। देखो किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो जब भी बात अल्फाबेट की हो, हमेशा उसके कोड से उसको सॉल्व करिए, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका जो है, जैसे आपका दिया गया है, क्वेश्चन है कि 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच
3 are alike in same manner while 1 is different, select the odd letter cluster। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 एक जैसे हैं जबकि एक भिन्न है, विषम अक्षर समूह का चयन करें। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया क्लासिफिकेशन से, और क्वेश्चन है आपका क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, नंबर क्लासिफिकेशन, वर्ड क्लासिफिकेशन और अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया अल्फाबेट क्लासिफिकेशन से, और जैसे ही बात अल्फाबेट की आती है हम बात करेंगे अल्फाबेट के कोड की। और अभी मैंने आपको सारे कोड बताए हैं, A to Z की बात की है, A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 और N14 O15 P16 Q17 R18 S19 T20 U21 V22 W23 X24 Y25 Z26। अब देखो इसको आप कोड के माध्यम से करें, इनमें से 3, अब क्लासिफिकेशन का मतलब यह कि इनमें से 3 अपने में ग्रुप बनाते हैं, वह कौन सा एक है जो इसमें से डिफरेंट है। अर्थात 3 ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 में सेम पैटर्न फॉलो होगा लेकिन एक ऐसा है जिसमें पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, वो आपको बताना कि है कौन सा इसमें। जैसे अगर मैं यहाँ पे TVW की बात करूं, देखो T दिया गया है, T फिर दिया गया है V फिर दिया गया है W, तो देखो यहाँ पे T का कोड 20, V का 22, W का 23, तो 20 में प्लस का 2, 22 में प्लस का 1। अगला दिया गया है F, फिर आपका दिया गया है H, फिर दिया गया है J। F आपका 6 है, H 8 है, J आपका 10 है, 6 + 2 8, 8 + 2 आपका 10। फिर है L N P, फिर है L N और फिर है P। यहाँ पे पहले L है, फिर आपका N है और फिर आपका P है। देखो यहाँ पे L 12 N 14 P 16, आपने कहा 12 + 2 14, 14 + 2 आपका 16। अब देखो यहाँ पे एक और दिया गया है, एक दिया गया आपका D F D, फिर आपका F और फिर दिया गया है आपको H। तो यहाँ पे D है 4, F है 6, H है 8, यहाँ भी प्लस का 2, यहाँ भी प्लस का 2। तो अब आप देख रहे हैं कि इन तीनों का एक ग्रुप बन रहा है, इन तीनों का एक ग्रुप बन रहा है, क्योंकि इन तीनों में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। लेकिन ये इस ग्रुप में नहीं होता, क्योंकि यहाँ प्लस का 2, यहाँ भी प्लस का 2 होना चाहिए, यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। जो इनके ग्रुप से अलग है वही तो आपको बताना है। तो पहला वाला जो ऑप्शन में दिया गया TVW वो इनके ग्रुप में नहीं आता। तो जब भी बात अल्फाबेट की हो हमेशा आप उसके कोड के माध्यम से उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे ये भी आपका एनालॉजी से पूछा गया क्वेश्चन है। अब जो पहला क्वेश्चन था वो आपका नंबर एनालॉजी से पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका वर्ड एनालॉजी से पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन की सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए शब्दों के जोड़े द्वारा साझा किया गया है। अब देखो यहां पे दिया गया ब्लेंडर का रिलेशन एरर से है, जो रिलेशन ब्लेंडर का एरर से है उसी प्रकार से यहां पे ABCD में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो बड़ी भूल मतलब कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई, तो दोनों सिनोनिम्स ही तो हैं भाई। कोई ब्लेंडर हो गया, कोई बड़ी भूल हो गई, कोई त्रुटि हो गई, तो उस प्रकार से अगर देखें तो ये दोनों वर्ड क्या एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है ना। दोनों समान जो है अर्थ जो है रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो ब्लेंडर हो चाहे वो एरर हो, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें, जैसे पहला दिया है इफोरिया और हैप्पीनेस, अर्थात उत्साह और खुशी, तो पहला ही तो सही है भाई। जब ये दोनों भी तो एक ही जो है यहां पर मीनिंग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। वार पीस ये तो अपोजिट है, युद्ध शांति, ठीक है ना। स्पीक हियर बोलो सुनो, ये भी अलग है। एंगर और रेज, क्रोध अलग होता है, रोष अलग होता है, ठीक है ना। किसी चीज को करके ईर्ष्या करना वो अलग है, क्रोध करना अलग है, ठीक है ना। तो ये भी आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका पहला ही सही हो जाएगा। दोनों आपके सिनोनिम्स है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
कि इन ईच लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज असाइंड एन ऑड न्यूमेरिकल वैल्यू इन इंक्रीजिंग ऑर्डर सच एज A1, B3 and so on. Then what will be the code of honey? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर में बढ़ते क्रम में एक विषम संख्यात्मक मान दिया गया है। जैसे यहाँ पर A को क्या दिया गया है 1 और B को दिया गया है 3, और इसी तरह तो हनी का कोड क्या होगा बताना है आपको। अब यहाँ पे A, B, C, D में से कौन सा आपका सही होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि A का कोड कितना है आपका 1। अब इसी प्रकार से C का कितना हो जाएगा, आपने कहा 5, ठीक है ना। D का कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे D के बाद क्या आएगा आपका, D का आ जाएगा आपका जो है कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा ना, ठीक है भाई। A का 1 है तो B का 3 है तो C का 5 होगा, नहीं D का 7 होगा। D का क्या हो जाएगा आपका 7। तो देखो यहाँ पे D का कितना हो जाएगा आपका जो है 7 हो जाएगा। तो हम लोग एक बार लिख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो A, अब कह रहा है कि A का कितना है 1, ठीक है ना। सारे के सारे आपको ऑड नंबर लिखना है। जैसे A, अब A तो 1 होता ही होता है, B आपका 2 होता है लेकिन B का 3, तो C का कितना हो जाएगा आपका 5, D का कितना हो जाएगा आपने कहा 7, E का कितना हो जाएगा, E के बाद आपका F आएगा, फिर आपका F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, फिर आपका U, V, W, X, Y और Z। देखिए 7 तो ये हो जाएगा 9, ये 11, फिर कितना हो जाएगा आपका 13, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 17, ये 19, ये 21, ये 23, 25, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 29, 31, 33, ये हो जाएगा 35, 37, ये हो जाएगा आपका 39, ये हो जाएगा आपका 41, 43, 45, 47, 49, ये हो जाएगा आपका 51। क्लियर है। तो ये सारे जो है लगातार बढ़ते क्रम में क्या हो गए, इनके ऑड नंबर हो गए, ठीक है ना। ऑड नंबर के को रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो हनी का क्या होगा, तुरंत वहां से देख लीजिए भाई क्या है, आपसे पूछा गया हनी, HONEY पूछा गया है। तो H का कोड देखिए कितना है भाई, तो आपने कहा H का 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। O का कितना है, तो आपने कहा O का है आपका कितना 29, तो हो जाएगा 29। N का कितना है, देखो O के पहले 27, और E का कितना है, E का है आपका 9, और Y का कितना है, तो Y का है आपका जो है 49, तो यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में 49। तो ये हो जाएगा आपका आंसर कितना 15, 29, 27 और 949। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो जैसा क्वेश्चन करा था वैसा हमने कर दिया। उसने कहा कि भाई ऑड नंबर से उनको रिप्रेजेंट करो, हमने हर एक अल्फाबेट का ऑड नंबर उसमें लिख लिया, और फिर जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था उसका आंसर दे दिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आपसे अल्फाबेटिकल सीरीज से भी पूछा गया था, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन आपसे नंबर सीरीज से पूछा गया है। सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। अब देखो ये आपको एक नंबर की श्रृंखला दी गई है, सीरीज दी गई है 40, 37, 43, 34, 46, देन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन क्या आएगा, 31 आएगा, 41 आएगा, 51 आएगा, 61 आएगा। तो देखो जब सीरीज एक समान अंतराल से बढ़ रही हो तो वहां पे सबसे हमें पहले क्या देखना चाहिए, उनके बीच प्लस या माइनस, क्या प्लस हो रहा है या क्या माइनस हो रहा है, ठीक है ना। अगर सीरीज एक असामान्य तरीके से बढ़ रही है तो देखेंगे वहां मल्टीप्लीकेशन, अगर घट रही है एक असामान्य तरीके से तो देखेंगे डिवीजन। अब जैसे यहां पर आप देखें तो सीरीज देख के आपको समझ में आ गया कि यहां पे हो क्या रहा है। देखो 40 दिया है, 37 दिया है, फिर आपका 43 दिया गया है,
फिर आपका 34 दिया गया है, फिर 46 दिया गया, पता नहीं यहाँ पे क्या आएगा। आपने कहा बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे दो सीरीज एक साथ चल रही हैं। अगर आप देखें तो देखो 40 का रिलेशन हम किससे देखते हैं, 43 से, कितना प्लस हो रहा है 3, 43 का किससे है, 46 से प्लस का 3। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें तो 37 का रिलेशन अगर 34 से देखें तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। इसका रिलेशन अगर हम माइनस का 3 करते हैं तो यहाँ पे 31 आ जाएगा। 31 ऑप्शन में दिया गया, वही आपका सही आंसर होगा, वही आपका सही आंसर होगा। क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे प्लस का 3 देखो हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 31। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये है क्वेश्चन आपका जो है नॉन वर्बल रीजनिंग से, किस चैप्टर नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछा गया है। और ये टॉपिक है आपका जो है किस टॉपिक से पूछा गया है, मिरर एंड वाटर इमेज से। तो ये क्वेश्चन है मिरर इमेज से, ठीक है। विच ऑफ द ऑप्शन फिगर इज द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज हेल्ड एट द राइट साइड, ठीक है। दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा है, जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है। तो जब इसके आप राइट साइड में दर्पण को रखेंगे तो यहां पर जो है आप रखेंगे उसको वर्टिकल। भाई मिरर एक होता है, उसको रखने के दो तरीके होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। ये इस प्रकार से जब मिरर रखा जाता है तो ये वर्टिकल है, ठीक है ना। अगर मिरर आप ऐसा रखते हैं तो ये वर्टिकल है, ठीक है ना। और वर्टिकल मिरर जब रखा जाता है, ये किस प्रकार से रखा गया है, ये वर्टिकल रखा गया है, अर्थात क्षैतिज रखा गया है। जब वर्टिकल मिरर रखा जाता है, देखो लेफ्ट जो है राइट से बदल जाता है, एल का मतलब लेफ्ट, आर का मतलब राइट। तो लेफ्ट बदलता है राइट से और राइट बदलता है लेफ्ट से। लेकिन ध्यान रखिएगा अप एंड डाउन में कोई चेंजमेंट नहीं होता, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो अप एंड डाउन में नो चेंजमेंट। कब, जब आपका मिरर आप वर्टिकल रखते हैं। अगर मिरर हॉरिजेंटल रखा जाए तब क्या होगा, अगर मिरर को आप इस प्रकार से रख दें, ये आपका रखा हुआ है हॉरिजेंटल अर्थात क्षैतिज, ये आपने रख दिया इसको हॉरिजेंटल, ठीक है ना, ये रख दिया आपने हॉरिजेंटल। और जब मिरर हॉरिजेंटल रखा जाता है तो अप बदलता है डाउन से, अप बदलता है डाउन से, और डाउन बदलता है अप से। अर्थात ऊपर का भाग नीचे के भाग से और नीचे का भाग ऊपर के भाग से बदल जाता है, लेकिन लेफ्ट एंड राइट में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। इस बात को आप समझ जाइए। अब अगर इस बात को आप समझ गए तो अब बहुत आसानी से आंसर आप निकाल पाएंगे। तो यहां पे जब दाहिनी ओर रखा जा रहा है, राइट साइड रखा जा रहा है, तो मिरर कौन सा रखा जाएगा, वर्टिकल। और जब वर्टिकल रखा जाएगा तो लेफ्ट राइट चेंज होगा, लेकिन अप डाउन चेंज नहीं होगा। अब जरा आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वहां पे मिरर आपका जो है राइट साइड रखा गया है, ठीक है ना। तो राइट साइड आपका जो है इधर रखा गया है, इस प्रकार से रखा गया है, ये मिरर है। अब देखो मिरर का कॉन्सेप्ट क्या है, जो पास में वो पास, जो दूर तो दूर। तो M इसके मिरर के पास में है तो M से शुरुआत होगी, सबसे लास्ट में क्या जाएगा आपका Q जाएगा। तो अब जरा देखो, अगर मैं बात करूं M से शुरुआत की तो पहले में M से शुरुआत है, दूसरे में है, चौथे में, लेकिन तीसरे में नहीं है। तो तीसरा तो मैंने देखते ही गलत कर दिया, क्योंकि भाई जो पास में है वो पास रहेगा, जो दूर है तो वो दूर जाएगा। तो M पास में है तो M सबसे पहले आएगा। अब देखो अगर मैं Q, यहाँ पे ये क्या है आपका दिया गया, Q दिया गया है, ठीक है ना। तो ये जब उल्टा हम इसको बनाएंगे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका P की तरह दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो P की भाई जो लेफ्ट राइट बदलेगा ना, क्या बदलेगा, लेफ्ट राइट आपका बदल जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट राइट जब बदल जाएगा तो यहाँ पे देखो आपका पहला भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, इतना तो हमने चेक कर। अच्छा M जरा चेक कर लो, M का भी लेफ्ट राइट बदलेगा, M का भी लेफ्ट राइट बदलेगा। तो M की तरह नहीं दिखाई पड़ेगा, तो आंसर D होगा ही नहीं, क्योंकि M का देखो इसमें लेफ्ट राइट नहीं बदला गया, M का लेफ्ट राइट नहीं बदला गया, दो ऑप्शन गलत हो गए। अब A और B में से चेक कर लो। आपने कहा M के बाद क्या आएगा 1, अब 1 का लेफ्ट राइट बदलेगा तो दोनों बदला है, M का लेफ्ट राइट दोनों बदला है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है ना। इसके बाद आपका 9, तो 9 उल्टा। अब देखो यहाँ पे तो अप डाउन बदल रहा है, तो अप डाउन नहीं बदलेगा, केवल लेफ्ट राइट बदलेगा। देखो यहाँ पे ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपका अप डाउन बदल गया, अर्थात 9 आपको 6 दिखने लगा,
ठीक है ना, जबकि आपका वर्टिकल मिरर में केवल लेफ्ट राइट बदलता है, तो आंसर आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से पूछा गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मिनिस्टर्स, काउंसिल, सेलर्स, क्वेश्चन मार्क। मंत्री जो है परिषद से रिलेटेड है, तो नाविक किससे रिलेटेड है? सी से, शिप से, कैप्टन से कि क्रू से? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब आपको पता है कि एनालॉजी से क्वेश्चन है, तो जो कॉन्सेप्ट आप इधर लगाएंगे सेम वही कॉन्सेप्ट इधर लगना चाहिए। अर्थात जो रिलेशन मिनिस्टर का काउंसिल से है वही रिलेशन सेलर्स का किससे होगा। जरा सोचिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है इन चारों में। तो यहां पर देखो, अगर हम देखें भाई इनके बीच क्या रिलेशन है, मिनिस्टर का काउंसिल से क्या रिलेशन है, जो रिलेशन जो पैटर्न इधर लगेगा वही पैटर्न आपको इधर भी लगाना है। तो यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं तो काउंसिल जो है मिनिस्टर्स का ग्रुप है, ठीक है ना। उसमें कोई एक मिनिस्टर नहीं होता है, कई मिनिस्टर मिलकर के एक काउंसिल कई मिनिस्टर से मिलकर एक काउंसिल बनती है, ठीक है ना। अर्थात कह सकते हैं कि जो परिषद है वो मंत्रियों का समूह है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर मैं सेलर्स की बात करूं अर्थात नाविक की बात करूं, तो अब जिस प्रकार से भाई मिनिस्टर्स का ग्रुप हो गया काउंसिल, तो सेलर्स का ग्रुप क्या कहलाएगा? क्रू कहलाएगा, अर्थात चालक दल कहलाएगा, ठीक है ना। उसमें एक नाविक नहीं होता, उसमें एक सेलर नहीं होता, उसमें कई जो है आपके सेलर्स होते हैं, ठीक है ना। तो मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं। तो जिस प्रकार से मिनिस्टर्स से मिलकर काउंसिल बनती है उसी प्रकार से सेलर से मिलकर क्रू बनता है। तो यहां पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है भाई, 12th नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका कि द टू गिवन एक्सप्रेशन ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वल साइन विल हैव द सेम वैल्यू इफ टू नंबर्स फ्रॉम द आइदर साइड आर बोथ साइड आर इंटरचेंज। सेलेक्ट द करेक्ट नंबर्स टू बी इंटरचेंज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यदि दोनों ओर से या दोनों ओर दो संख्याओं को आपस में बदल दिया जाए तो बराबर चिन्ह के दोनों ओर दिए गए दो व्यंजकों का मान समान होगा। दिए गए विकल्पों में से सही संख्या का चयन करें जिसे आपस में बदलना है। अब देखो ये क्वेश्चन आपका लिया गया मैथमेटिकल ऑपरेशन से। किसे लिया गया? मैथमेटिकल ऑपरेशन से। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो आप लगाते हैं वो है BODMAS, BODMAS। क्या अप्लाई करते हैं? BODMAS। BODMAS की अगर हम बात करें तो BODMAS में B का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपने कहा सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा, फिर आपका O का मतलब ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर आपका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपका D का मतलब होता है फिर आपका डिवीजन होगा, ठीक है ना। और फिर M का मतलब है फिर आपका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। फिर A मतलब फिर आपका एडिशन होगा, और सबसे लास्ट में आपका होगा सब्ट्रैक्ट करना अर्थात घटाव करना, ठीक है ना। सबसे लास्ट में होगा सब्ट्रैक्ट अर्थात घटाव। अब यहां पर एक चीज देखिए कि यहां पर जब भी आपसे मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है आपको BODMAS लगाना है। तो यहां पर आपको दो नंबर चेंज करने हैं और यहां पर आपको करना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। किन दो नंबर को आप चेंज कर दें कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो जाए आपका राइट हैंड साइड के, ठीक है ना। अब ये आपको जो है इधर देखो इक्वेशन दिया गया, इधर दिया गया है। अब आपको ऑप्शन से लेना, जैसे पहले ऑप्शन में दिया गया है 6 3, ठीक है ना। तो जो दोनों को समान रूप में इंटरचेंज करना है, अर्थात जहां पे 3 होगा वहां पे 6, जहां पे 6 है वहां पे 3। क्लियर है। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं तो या तो दोनों ओर मतलब इधर का नंबर इधर चला जाए, इधर का नंबर इधर आ जाए, या तो इस प्रकार से, या तो फिर जैसे यहां पर आपका 36 है तो उन्हीं को आपस में इंटरचेंज कर लें, ठीक है। तो जैसे यहां पे आपका दिया 6 and 3,
अब यहाँ पे 6 and 3 की अगर मैं बात करूं तो इधर देखो दिया 3 + 5 × 4 - 24 डिवाइडेड 3 इक्वल्स टू 7 × 4 - 3 + 36 डिवाइडेड 6। अब अगर किस 6 और किस 3 को मैं बदल दूं भाई, पहली बात तो मेरे सामने ये समस्या है, अगर इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर लेता हूं, अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर लेता हूं तो क्या मेरा इक्वेशन बराबर हो जाएगा क्या? जरा मैं करके देखता हूं, जरा यहां पे भाई करके देख लेते हैं। तो आपने कहा कि ये हो जाएगा आपका 3 + 5 × 4 - 24, यहां पे मैंने ले लिया 6, ठीक है ना, और ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 7 × 4 - 3 + 36 डिवाइडेड हो जाएगा आपका 3। जरा करके देखिए कितना आ जाएगा, ये जाएगा आपका 3 + जाएगा 6 4 जा 24, तो ये जाएगा 20 माइनस हो जाएगा 4, ये इक्वल्स हो जाएगा 28 माइनस का 3 प्लस का हो जाएगा आपका 12, ठीक है। अब जरा देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और प्लस 3 कितना 23 से अगर हम 4 को माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 90, ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 23 और 12 कितना हो जाएगा 28 12 हो जाएगा 40, ठीक है ना। अब 40 में से 3 माइनस करेंगे 37 आ जाएगा। नहीं, यहां से बात नहीं बन रही, ठीक है ना, यहां से बात नहीं बन रही। अब जरा सेकंड को लेते हैं, क्या सेकंड से बात बन सकती है, जरा चेक कर लेते हैं। सेकंड में दिया है 5 और 7। अब देखो 5 7 एक ही बार आया है, तो अगर मैं इधर 7 को ले आऊं उधर 5 को ले जाऊं तो क्या बात बन सकती है क्या, जरा चेक करते हैं। देखो यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 7 हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा -24 डिवाइडेड 3, उधर आपका 5 जाएगा तो 5 × 4 माइनस का 3 प्लस 36 डिवाइडेड 6। अब जरा इसको सॉल्व करो, बोर्ड मास लगाइए सबसे पहले डिवीजन, तो 3 प्लस 28 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, कितना 12 नहीं 8 आ जाएगा, जो कि 3 है ना, ठीक है ना। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 20 माइनस 3 प्लस का हो जाएगा 6, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे फिर आगे क्या करना है, अब इनको प्लस का कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 31 माइनस 8 ये कितना हो जाएगा आपका 26 माइनस 3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 11 में से 8 गया कितना बचेगा, तो आपने कहा कि ये बचेगा 23 इधर भी 23 देखो इधर भी बचेगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड क्या हो गया, जब यहां से इक्वेशन बराबर हो गया तो फिर बी वाला ऑप्शन आपका सही है, बी वाला ऑप्शन आपका सही। अब आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, जब एक सही हो गया तो फिर आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, 5 और 7 को आपस में इंटरचेंज करना होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई 13 नंबर क्वेश्चन है। यहां पे आपको जो है एक जो है आपका लेटर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि सेलेक्ट द सेट ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंशियली प्लेस्ड इन द ब्लैंक ऑफ द गिवन लेटर सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो दिए गए अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। अब आपको यहां पे एक लेटर्स की सीरीज दी गई, इसको हम रिपीटेड सीरीज भी कहते हैं, ठीक है ना। अभी इस लेटर सीरीज में हम अल्फाबेट के कोड की बात नहीं करेंगे, हम इस सीरीज में इस सीरीज को इसी सीरीज के माध्यम से फिल करेंगे। कैसे, जरा देखिए। यहां पे आपको सीरीज दी गई है एफ, देखो एफ, फिर है ब्लैंक स्पेस, फिर है एच जी, फिर है ब्लैंक स्पेस, फिर है आपका एफ एच, ठीक है ना, ब्लैंक स्पेस पे जी एफ, फिर है आपका ब्लैंक स्पेस, फिर एच जी, फिर है आपका ब्लैंक स्पेस, फिर एफ एच, फिर है आपका ब्लैंक स्पेस, फिर जी। अब इसमें आपको बताना है कि ए बी सी डी में एक आपका सही आंसर है, कौन सा फिल किया जाएगा, कैसे, देखो जरा समझो। यहां पे देखो एफ के बाद, अब हम देखो पूरी सीरीज को जरा रीड करते हैं। आपने कहा कि एफ के बाद देखो यहां भी एच है, एफ के बाद यहां भी एच है, अगर मैं एफ के बाद यहां भी एच ले लेता हूं तो एफ एच एच बनेगा। तो आपने कहा कि यहां पर देखो जी के साथ आपका एफ है, तो अगर अब मैं यहां पर इसको लेके चलता हूं तो देखो एच आपके ऑप्शन में शुरुआत में दिया गया, देखो डी में दिया गया है,
डी में आपका दिया गया है, तो आपने कहा कि भाई अगर मैं यहां पे H भरता हूं तो FHH, और यहां पे अगर मैं भरूं तो GFF बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखो FHH और फिर GF, फिर यहां पे FHH GF, लेकिन यहां पर देखो HF, अब यहां पे H आ गया लेकिन यहां पे तो G है, यहां पे तो G है, तो फिर ये आपका गलत हो गया, यहां पर फिर ये नहीं भरा जाएगा भाई, फिर कुछ और सोचते हैं। अब देखो सीरीज के माध्यम से तो नहीं हम फिल कर पाए, तो अब क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लीजिए। काउंट करिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 टर्म है। अब देखो 3 अल्फाबेट आपके यूज हुए हैं, कौन कौन से, आपने कहा F भी है, आपने कहा G भी है, और आपने कहा H भी है। अब अगर इसको हम 3-3 के टर्म में यहां से डिवाइड कर दें, यहां से हमने डिवाइड कर दिया, यहां से डिवाइड कर दिया, यहां से डिवाइड कर दिया, यहां से भी, यहां से भी। अब देखो यहां पे F है, H है, लेकिन यहां क्या नहीं है, G नहीं है। यहां G है, F है, लेकिन यहां क्या नहीं है, H नहीं है। यहां H है, G है, यहां क्या नहीं है, F नहीं है। क्या भरा गया, GHF, देखो ऑप्शन में दिया गया है GHF, बिल्कुल दिया गया है। आगे जरा देखो, यहाँ पे F है, H है, लेकिन यहाँ G नहीं है। यहाँ G है, F है, लेकिन यहाँ H नहीं है। यहाँ H है, G है, लेकिन F नहीं है। तो क्या भर दिया गया, GHF, फिर भरा गया GHF। क्या ऑप्शन देखो दिया गया है, आपने कहा बिल्कुल दिया गया, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो सीरीज के माध्यम से भी आप भर सकते हैं। जब सीरीज के माध्यम से बात नहीं बनी तो हमने क्या किया, जो उसको नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लिए, फिर उसको डिवाइड कर दिया। अब 3-3 में ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि आपके ये 3 अल्फाबेट देखो यूज हो रहे हैं, G भी है, H भी है और F भी है। तो हमने 3-3 के टर्म में उसको डिवाइड कर दिया। जो 3-3 के टर्म में डिवाइड कर लिया तो आसानी से आपकी जो सीरीज क्या हो गई, फिल हो गई। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और कम समय में रीजनिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।